हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पढ़े और अब उसी से रिलेटेड कुछ और एनालिसिस करेंगे हम लोग। उससे पहले एक आसान सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का। सिंपल एप्लीकेशन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन एयर। दो चार्ज यहाँ दिया हुआ है, Q1 इक्वल टू है 10 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू है 20 मिली कूलम है। तो यहाँ भी मिली कूलम। R इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर हो जाएगा। ये हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम और 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलम है। ये लिखे। कह रहा है कि अब फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर है। चूंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन क्या हुआ एयर, तो एयर अगर मेंशन कर दिया है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद करिए। ये बताया था जिसको K भी कहते हैं, कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रख दिए यहाँ पर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 कितना 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 और फिर Q2 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 का स्क्वायर। 9 इंटू 2 10 टू दी पावर 9 में से 6 घटा 3 और एक इन दोनों के चलते जुटा 9 -3 प्लस 2 4 10 टू दी पावर -2 2 कैंसल 9/2 4.5। ये 2 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। 2 2 4 9 13 -6 है 10 टू दी पावर 7 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स हुआ दोनों चार्ज के बीच में। तो ये आसान सा क्वेश्चन सीखे जिसमें सिंपल Q1 Q2 और R का वैल्यू रख देना था और इससे ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए कोई टेक्निक नहीं है, सबसे इजी एप्लीकेशन है। आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कह रहे दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलम्ब फोर्स हम लोगों ने नाम दिया और कूलम्ब फोर्स का और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा, यानी कूलम्ब्स लॉ को अगर डायरेक्शन के साथ निकालें तो वही कहलाता है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ये 3 डायमेंशनल स्पेस बना है, एक्स एक्सिस अब वाई एक्सिस दर्शाए, जेड एक्सिस है। दो चार्ज लिए O A R1 पोजीशन पे Q1 चार्ज है और यहाँ पर है B R2 पोजीशन और चार्ज है यहाँ Q2। इसको मिला दिए ऐसे, ये बीच का दूरी हो गया। फोर्स की बात करें F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन, या 21 लिखने पहले फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये हुआ सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट चार्ज के चलते जो फोर्स लग रहा है उसको लिखते हैं F21। पढ़ते ऐसे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज है। कितने के बराबर आएगा? कह रहा 1/, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में फोर्स निकालें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा और डायरेक्शन भी आ जाएगा।
आप जानते हो डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर लगाया जाता है, तो ये यूनिट वेक्टर लगा दिए तो उससे मैग्नीट्यूड तो वही रहा, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ हो गया, तो इसी को कहेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन इसको और डिटेल से जब समझे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये फोर्स लगा, दोनों प्लस चार्ज यहाँ लिए हैं, कुछ आगे साइन नहीं दिए, यानी प्लस छुपा हुआ था। अब Q1 फोर्स लगा रहा है किस पे? Q2 पे। Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, और यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना है? बीच का डिस्टेंस है R, तो कह रहा है कि वेक्टर के अनुसार R इक्वल टू कितना हो गया? R AB इक्वल टू OB माइनस OA, OB माइनस OA इक्वल टू R2 माइनस R1। आपको पोजीशन वेक्टर का एनालिसिस याद होगा, ये अगर AB है तो इसका रूल था वेक्टर B में से वेक्टर A को सब्ट्रैक्ट करते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B पहले और A बाद में। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखे OB माइनस OA, R2 माइनस R1, किसका वैल्यू आया निकल करके? R वेक्टर का वैल्यू आया निकल करके। तो अब जब यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसे, कह रहा है कि इस फॉर्मूला को एक बार और सजाकर यहाँ लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R यूनिट वेक्टर है, R को अगर वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाए तो बटा यूनिट वेक्टर R इक्वल टू कितना होता है? वेक्टर R बाई मॉड R। तो इसका यूज करें इसमें, R यूनिट वेक्टर के जगह रख दिए R वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो R वेक्टर नीचे एक और R आएगा, इसमें इंटू होकर हो जाएगा R क्यूब। R यानी फोर्स का फॉर्मूला, इसको डिटेल लिखें तो ये यहाँ तक चला आएगा। इसको एक बार दोहरा देता हूँ, फोर्स ऑन सेकेंड वेक्टर ड्यू टू 1, फोर्स का कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हो गया R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R क्यूब, और इंटू क्या हो गया? वेक्टर R। कह रहा है कि इसमें R यूनिट वेक्टर बराबर कितना हो गया? वेक्टर R और बटा उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो फॉर्मूला कन्वर्ट होकर ये आ गया निकल कर इतना। तो ये अब इसी फॉर्मूला में फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाई 1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R क्यूब, R कितना है? R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब, और इनटू R2 माइनस R1, ये वेक्टर आ गया निकल कर। तो ये जो निकल कर आया, ये आया निकल करके फोर्स ऑन वेक्टर 2/1, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। सीखे यहां तक? फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। और अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं, इस बार पॉइंट बाई पॉइंट सेकेंड। अब एक बार में सीख गए, दूसरे बार में कंफर्म करते हैं। 1 2 यहाँ किए, फोर्स ऑन क्या पढ़ेंगे? Q1 ड्यू टू Q2 लिख दिए। फोर्स 1 2 वेक्टर R, उसी तरह ये फॉर्मूला तो सेम रह जाएगा, लेकिन इस बार R का मतलब बदलेगा। किस पर फोर्स कर रहे हैं? 1 पर किसके चलते? 2 के चलते। तो 1 पर 2 के चलते फोर्स लगाएंगे तो ये एरो का डायरेक्शन बदला, ऐसे लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ए डायरेक्शन हुआ। R का वैल्यू इस बार तो कह रहे R इक्वल टू BA हो रहा है, तो यहां लिख दिए BA मीन्स OA माइनस OB, OA माइनस OB, R1 माइनस R2,
इतना लिखे। अब R इक्वल टू F12 इक्वल टू अगर लेंगे तो सब कुछ फॉर्मूला ही रहेगा। R का वैल्यू यहाँ हो गया, देखिए R1 माइनस R2 और यहाँ हो गया R1 माइनस R2। तो ये निकल गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। न्यूटन्स लॉ के इस वेक्टर फॉर्म का कूलम्स लॉ के इस वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन देखते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन में √3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -10⁻6 कूलम दो चार्ज है, दोनों को दो पोजीशन पे रखा हुआ है 0 0 0 1 1 1। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालिए, देखो सबसे पहले दोनों को रिप्रेजेंट कर दें। कहां पर है तो एक है जो 0 0 0 है ए हो गया, B 1 1 1 ऐसे दिया हुआ है। अब अगर इसका R लिखें तो R कितने के बराबर होगा, R कितने के बराबर हो गया 1 माइनस 0 पढ़े थे OB माइनस OA 1 माइनस 0 इंटू I 1 माइनस 0 J और फिर हो गया 1 माइनस 0 K। अगर भूल गए तो आपको याद दिला दें कि अगर A है x1/1 z1 और B है x2/2 z2 तो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से AB वेक्टर कितने के बराबर आता है x2 माइनस x1 I/2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। इस तरह से तो कह रहा है ये आ जाएगा 1I 1j और फिर 1k, यानी सीधा सीधी कहें I प्लस j प्लस k आ गया R। इस R का वैल्यू इतना आया, लिख दें I प्लस j प्लस k ऐसे लिखें। R इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और ये बराबर हो गया किसके √3। तो R निकल गया। अब दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने के लिए जितनी चीजें चाहिए थी निकाल लिया हम लोगों ने। कह रहा है कि चार्ज कितना था, एक को Q1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर Q1 और यहाँ हो गया Q2। तो यहाँ डेटा रखें Q1 इक्वल टू √3 10⁻⁻19 कूलम और Q2 है -10⁻�6 कूलम। R कितना आया √3 और R का वेक्टर कितना आया I प्लस j प्लस k। इतना डेटा ध्यान में रखकर अब तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना है जो अभी पढ़े थे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा RQ इंटू R वेक्टर है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 √3 इंटू 10⁻19 Q2 10⁻6 और डिवाइडेड बाई R क्यूब। R कितना है √3 और इसका क्यूब। देखो 9 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ इसमें और ये 19 6 25 और उसमें से 9 घटा 16 10⁻⁻16 इंटू √3 नीचे 3√3। R का वैल्यू लिखे I प्लस j प्लस k, I प्लस j प्लस k कट जाएगा, √3 कैंसल, 3 से 9 3 इंटू 10⁻⁻16 I प्लस j प्लस k इतना कूलम। तो ये फाइनल आंसर आया और वेक्टर के फॉर्म में आया। ये जो फोर्स निकल कर आया ये देखिए I j k यानी वेक्टर के मूल फॉर्म में है। तो कह रहा है कि सेम Q1 Q2 दे दिया, वही फॉर्मूला लगाए, लेकिन जब वेक्टर के लिए तो इस तरह अप्लाई करेंगे जैसा अभी सीखे।
एक बार रिपीट कर देता हूं, दो पॉइंट दे दिया Q1 Q2, वेक्टर लिख दिए, A और B दो पॉइंट दिया रहे x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो वेक्टर चैप्टर जब 11th में पढ़ते हैं उसी टाइम आपको ये सिखाया था कि कितना होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और कितना हो जाएगा z2 माइनस z1, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 i j और क्या हो गया k। जब इतना लिखे तो ये r का वैल्यू निकल गया, r इक्वल टू कितना हो गया i j k, मैग्नीट्यूड निकाल लिए, चार्ज Q1 इतना Q2 इतना, r का मैग्नीट्यूड √3 और वेक्टर फॉर्म i j k F21, तो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, यहाँ r निकल चुका है डायरेक्ट, इसीलिए R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि r हमने निकाल कर रख लिया था, डायरेक्टली r में ही लिखे फॉर्मूला को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो रिजल्ट आया वो वेक्टर फॉर्म में है। और अगर ये फोर्स का F का मैग्नीट्यूड कह देता कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये सब तो अपनी जगह रह जाता, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16, ये आई जे के का मैग्नीट्यूड निकल जाता, कितना हो जाता 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी आ जाता 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 इंटू √3 कूलम। तो अगर मैग्नीट्यूड का था तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में कर रहा था, तो यहाँ तक आंसर ला करके इसे छोड़ देंगे, ये आंसर करेक्ट होगा। एक ही सिस्टम में अगर कई चार्ज रखा हुआ है, कई चार्ज है, तो कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्जेस के चलते जो फोर्स लगेगा, तो कह रहा है उसमें किसी पार्टिकुलर चार्ज, जैसे यहाँ एक चार्ज रखे Q0 और इसमें Q1 Q2 ऐसे Q3 चार्जेस हैं, तो Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा F ऑन 0 ड्यू टू 1, Q2 लगाएगा F ऑन 0 ड्यू टू 2 और F3 लगाएगा F ऑन 0 ड्यू टू 3। तो कह रहे हैं कि ये जो तीनों वेक्टर आया, तीनों फोर्स आया, इस तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ F01 F02 और F03 कह रहा है इज द नेट फोर्स ऑन Q0। कह रहा है कि ये जो नेट फोर्स होगा, एक ही सिस्टम में कई चार्जेज हो, Q1 Q2 Q3 है, Q0 है, Q0 पर Q1 Q2 Q3 कितना फोर्स लगाएगा, तो Q1 पर Q1 का Q0 पर लिख दिए, Q2 का Q0 पर लिखे, Q3 का Q0 पर ये भी लिखे, और ये लिख करके उसे वेक्टर वे में जोड़ दें। कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स है, तो कह रहा है तीनों को वेक्टर के रूप में जोड़ दीजिए, यही हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ये जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। क्या लिख देंगे कि व्हेन इन अ सिस्टम a group of charges is present, then force on any one charge due to remaining charges is the sum of individual force acting on that charge by other। कह रहा है किसी सिस्टम में एक चार्ज, यदि कई चार्जेज हो, ग्रुप हो चार्ज का, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा अदर चार्जेस के द्वारा, वो अदर चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स का वेक्टर सम होगा। यानी जैसे अभी यहां सीखे समझे, तो इसको आप चाहो तो ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए या फिर लिख दे रहा हूं कि इफ मोर देन 2 चार्जेस exist in a system, exist in a group, then force on
नेट फोर्स ऑन वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन वन चार्ज is the vector sum of all the force as all the individual force applied by the charges on that charge. If more than two charges exist in a group, then net force on one charge is the vector sum of all the individual force applied by the charges on that charge. करेक्ट। समझ चुके कि कई चार्ज अगर एक सिस्टम में मौजूद हो तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स अन्य चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगाए गए फोर्स का वेक्टर के रूप में जोड़ा हुआ जो रिजल्टेंट होगा वही होगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सीखे इसे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सिस्टमैटिक देखने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर O से एक A हुआ, फिर पोजीशन B और यहाँ है C। इसका R1, R2, R3, यहाँ -Q2 प्लस Q1 और यहाँ ले लिए प्लस Q3। इस तरह से चार्ज यहाँ दर्शा दिए, ये मिला दिया। अब कह रहा है कि यहाँ पर फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q2 चार्ज पर नेट फोर्स निकाल ले। सबसे पहले 2 पर निकालेंगे 1 के चलते। देखिए जरा 2 पर Q2 चार्ज 2 पर फोर्स निकालेंगे 1 के चलते। देखिए जरा ये R1 है, R2 है, ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यानी ऐसे फोर्स R का डायरेक्शन ये हुआ। R इक्वल टू, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R है कितना BA, तो BA इक्वल टू कितना हो गया OB माइनस OA माइनस OB, और ये हो गया कितना R1 माइनस R2। ऐसे भी ट्रायंगल लॉ से भी लिखें तो ट्रायंगल लॉ से डायरेक्टली भी लिखने पर वही आता है, तो ट्रायंगल लॉ से भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ हो गया R1 माइनस R2 ये लिखें, फिर इधर हो गया R1 माइनस R2। इसका देखें तो एक फोर्स पहले निकाल लें 2 पर 1 के चलते, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का होल क्यूब और इनटू R1 माइनस R2, ये फर्स्ट आया। याद करिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड, सेकेंड वाले पे नेट फोर्स चाहिए तो सेकेंड पर 1 के चलते निकाले, अब सेकेंड पर 3 के चलते हैं। देखिए जरा यहाँ ये प्लस है माइनस है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। इसका R कितना हो गया इस केस में, तो कह रहा R3 माइनस R2। अब डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इतने बार करने के बाद तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि हेड जिस पे गया वो आगे और जहां से गया वो वाला वेक्टर पीछे। R3 माइनस R2 कितना आ गया निकल करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R3 माइनस R2 का होल क्यूब और इंटू R3 माइनस R2, ये सेकेंड है। कह रहा है कि फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन Q2 बराबर F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, दोनों यहाँ लाए हुए हैं
यहाँ रख के जोड़ दें, वही आंसर हो गया। नेट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q3। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर न्यूमेरिकल बनाना हो तो इस तरह से एग्जैक्टली हम लोग फॉलो अप करेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में फास्ट होते हैं, जब बेसिक चलता है तो वो थोड़ा उगते हैं कि बहुत स्लो चल रहा है और थोड़ा फास्ट होता है। जब थोड़ा फास्ट होता है तो जो बच्चे पढ़ने में स्लो रहते हैं, खुद को रखते हैं, वो परेशान होते हैं कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो ये तो एक सिलसिला कि क्लास अपने स्पीड में ही चलता है। अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो जो फास्ट स्टूडेंट है थोड़ा सा स्लो डाउन हुई, उसके जो कंटेंट है उसको 100% कैच करिए, उससे लॉजिकल बातें निकालिए कि और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर फास्ट हो तो जो स्लो वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कम कर रहे हैं, वो अपना वर्क बढ़ाएं कि अच्छा ये तो पीछे पढ़ा हुआ था, कूलम्ब्स लॉ उसी पर ना बेस्ड है। तो दोनों मिलके इस तरह प्रयास करें, क्योंकि क्लास तो कभी भी 100% मनोनुकूल नहीं रहेगा। वो तो आपको उसके अनुसार थोड़ा ना थोड़ा ढालना होगा खुद को, और बाकी जितना पॉसिबल होता है जब से वो आसान बना के आपको सब डिस्कस करके डिराइव करके आपको दे रहे हैं। तो ये पढ़े सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आगे इससे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बाद कुछ और एडिशनल बातें कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोग सीखते रहते हैं। कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, और उस केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। जब चार्ज मूव करने लगे यानी इलेक्ट्रिक करंट का केस हो तो उस केस में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन आर, या जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं, जबकि के से एक चीज और डिनोट करते थे, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों के में अंतर है। बोले बिल्कुल, एक के जो है कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि दूसरा के यहाँ जो लिखे हैं वो एप्सिलॉन आर का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यहाँ पर है। तो कह रहा है कि ये एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है, 1। इन्फिनिटी फॉर कंडक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अदर चीजों के लिए इसका वैल्यू कितने के इक्वल होता है, तो अदर चीजों के लिए इसका वैल्यू इक्वल टू होता है 1 के। तो कह रहा है कि कुछ जो पॉपुलर लेस डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन बनाने में भी यूज होगा बार बार, उसका वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। एयर का 1, वाटर 80, माइका 8, ग्लास 5 to 10 डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ग्लास। मेटल कंडक्टर है, कंडक्टर का पढ़े थे, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से कर है कि एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक रिव्यू देखे। कह रहा है कि इस रिलेटिव परमिटिविटी को थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ा करके समझें, देखें। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या कहें के कितने के बराबर पढ़े हैं, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का परमिटिविटी बटा वैक्यूम का परमिटिविटी। तो ये ऐसे लिख करके रखे, इससे एप्सिलॉन लिखते तो के एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर या के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों दो तरह से इसको लिख सकते थे, इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यहां पर फोर्स लिख रहे हैं, देखिए एक चार्ज है Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, और इधर मीडियम है एयर या वैक्यूम। इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड लिए F0,
इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फर्स्ट यही क्वेश्चन इधर किए, उतना ही चार्ज है और डिस्टेंस भी वही है, लेकिन ये है मीडियम और मीडियम में, और ये जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है K। कह रहा है ऐसे में इस K या एप्सिलॉन R जिसको कहते हैं, ये मीडियम है, इसमें फोर्स कितने के बराबर हो गया 1/4πε Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दोनों लिखे, अब दोनों से रिलेट करके एक रिलेशन बनाते हैं। देखिए 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, या 2 को 1 से, 2 डिवाइडेड बाई 1 इधर हो गया F/F0 इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बटा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इक्वल टू, ये सब कट गया, Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर कट गया, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन। इसको सजा कर लिख देते 1/, चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। कह रहा है कि इसको अब आगे बढ़ाकर लिखें F/F0 इक्वल टू 1/ε बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बटा एप्सिलॉन R। F/F0 इक्वल टू 1/ε R, F इक्वल टू F0 बटा एप्सिलॉन R, या कहें F0 बटा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ। तो कह रहा है कि इस केस में क्या देखें कि किसी भी मीडियम में चार्ज को रखने पर K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक जितना है उसका एप्सिलॉन R जितना है उतना गुना फोर्स का वैल्यू घट जाता है। तो इस बात को कह रहा है कि किसी मीडियम में रखने पर अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R है, K है, तो उतना गुना फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में वो उतना गुना घट जाएगा। देखिए यहां लिख दे कि इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस्ड बाई K टाइम्स इतना घट जाता है। तो ये रिजल्ट निकला कि अगर किसी मीडियम में दो चार्ज को रखते हैं तो उसके बीच का फोर्स जो है वो इतना गुना घट जाता है, बढ़ता नहीं है बल्कि और घट जाता है। तो इस बात को सीखे कि अगर दो चार्ज को एयर में रखते हैं तो फोर्स F0 है, मीडियम में रखे तो फोर्स F है, F बराबर F0 बटा K आया या एप्सिलॉन R। तो कह रहा है यानी K टाइम्स फोर्स जो है घट जाता है, जहां K क्या है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कह रहा है कि फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, if a set of glass is placed between them what will be the force। कह रहा है कि अगर एयर में रखा गया तो फोर्स F लग रहा है। तो ये देखिए Q1 Q2 जब एयर में रखा गया तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, यानी जो F0 लेते थे उसी को F नाम दे दिया गया। अब कह रहा है कि इसी चीज को एयर के बदले मीडियम बदल दें, चार्ज वही है Q1 Q2 लेकिन यहाँ मीडियम लगा दिए और मीडियम का एप्सिलॉन R यानी K दिया हुआ है 6। तो पढ़े थे फोर्स कितना हो जाएगा F मीडियम बराबर F0 और बटा K। F0 को यहाँ F लिखा गया है और K का वैल्यू 6 दिया हुआ है, यानी फाइनल फोर्स कितना लग जाएगा F/6। सिंपल।
मीडियम में फोर्स घट जाता है k टाइम्स, फोर्स है एयर में F नाम दिया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी है k बराबर 6 है, तो यहाँ कितना हो गया F/6 है। तो कुछ कह रहा फोर्स कितना आ जाएगा निकल करके इस केस में, तो फोर्स आ गया कितना निकल कर 6 टाइम्स घट जाएगा फोर्स, यानी F/6 हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो चार्ज Q1 Q2 अगर हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, फोर्स 1/4 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर करते हैं। लेकिन ये लगाने के लिए कह रहा है कि चार्ज दोनों है वो पॉइंट चार्ज मानते हैं, शब्द में उसके शेप साइज को इग्नोर करते हैं। ये मानते हैं कि चार्ज का शेप साइज चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके तुलना में वो निग्लिजिबल शेप साइज का है, और इसलिए उसके शेप साइज को कंसीडर ही नहीं करते। जो बीच का डिस्टेंस है सिर्फ वही आर होता है, और उसमें खुद का उसका अपना साइज वो इंक्लूड नहीं करते। तो कह रहा है कि ये यानी इससे क्लियर हुआ कि कूलम्ब्स लॉ रिमेन्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, that is a charge for which shape and size remains very smaller relative to distance between the charges है। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है जिसमें कि चार्ज का शेप साइज चार्जों के बीच के दूरी के तुलना में बहुत छोटा हो। लेकिन अगर कोई चार्ज ऐसा हो जिसका शेप साइज भी कंसीडर करना पड़े, तो उस केस में हम लोग जैसे लंबा कोई रड है, कोई स्फीयर है, तो कह रहा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिसपे है, तो कह रहा है कि उस केस में हम लोग एलिमेंट्री फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म इसका यूज करेंगे। देखिए करके बताता हूँ। कह रहा है कि एक चार्ज है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, मैंने बना रखा है P पॉइंट पर एक और चार्ज है Q, इसका ऐसे कैपिटल Q लिए, और एक और चार्ज है Q। तो कह रहा है कि अब निकालना है कि दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा। इसका कुल लंबाई है 12, और यहाँ से सेंटर से दूरी जो है, ये सेंटर से दूरी है r, जिस इधर दूरी बचा r माइनस l, और इधर टोटल निकालने तो हो जाएगा r प्लस l। तो कह रहा है कि ऐसे में एलिमेंट्री फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म लेते हैं, और ये जब भी आएगा, यहाँ ध्यान देना है क्योंकि फिजिक्स में अब इस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले मॉड्यूल से पीछा नहीं छूटना, तो सीख है। एक जानबूझकर इस बड़े से चार्ज का छोटा सा पार्ट लेते हैं जो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करे। तो इसका छोटा सा पार्ट यहाँ काटे, dx ऐसे लिए dx, और अगर ये dx लिए तो, और इसका लेंथ कंसीडर करने में एक सलाह की और कर सकते थे तो थोड़ा सुविधा रहता डिस्कशन में। यहाँ से इसको r ले लेते, इसको हटा दिए, और इसको l टोटल ले लें, तो ये हो जाता r, वो r हो गया और r प्लस l। अब ठीक है, अब इस पे एक एलिमेंट काटे पतला सा, कितनी चौड़ाई का dx, इसका चार्ज वैल्यू क्या हो गया dq, dq बराबर कितना हो जाएगा लंबाई dx, टोटल लेंथ l, और टोटल चार्ज q। यूनिटरी लॉ लगाए एक एक नियम कि l लेंथ के लिए चार्ज q है, तो इस dx के लिए क्या होगा, तो यूनिटरी लॉ ही होता था dx इतना लेंथ बटा टोटल लेंथ इनटू q। dq निकाल कर रख लिए। अब ये dq से जो दूरी है चार्ज q का, ये है x माने इसे, ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल नेचर का, क्योंकि dx तो आगे पीछे खिसकता रहेगा। अब कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, अप्लाई कूलम्ब्स लॉ। फॉर पॉइंट चार्जेस dq एंड q, दो पॉइंट चार्जेस उसके लिए लगाए, एक ए वाला यहाँ जो आया dq, और लिखे नीचे यहाँ, और एक ए जो है q जो तो दिया हुआ है पहले से, दोनों के बीच लगाए, कितना आएगा। जब स्मॉल एलिमेंट लिए तो फोर्स को भी df से डिनोट किए, 1/4πε0। देखे एक चार्ज कितना है dq, ये वाला चार्ज, पहला चार्ज dq, दूसरा चार्ज यहाँ कितना दिया हुआ है q,
और नीचे दोनों के बीच का दूरी कितना है, x²। पूरा फोर्स चाहिए। जब स्मॉल फोर्स dF निकला रहे और उससे जोड़ करके टोटल फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं, dF इंटीग्रेशन कर दें 1/4πε0 dq इंटू क्यू और बटा x²। इसको और इम्प्रूव करके लिखें F इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। पहले एक बार वैल्यू तो रख दें, कह रहा है कि पहले वैल्यू रख दें F इक्वल टू 1/4πε0 dq का कितना लाए हुए थे, dx/l इंटू क्यू, dx/l इंटू क्यू इंटू एक क्यू पहले से था और बटा x²। अब इंटीग्रेशन लिखे, x का मान कहां से कहां तक होगा वो भी मेंशन करना होगा। देखिए x का वैल्यू मिनिमम यहाँ तक है रड तो r, और मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक रड जा सकता है तो r+l, यानी इसका दूरी हो गया r से लेकर के कहां तक चला जाएगा, r+l। इंटीग्रेट करने के लिए और सजा दे थोड़ा इसी बात को, जो कांस्टेंट है बाहर करिए, q l और 4πε0, q बटा 4πε0l बाहर 1/x² dx, और वो भी कहां से कहां, r से लेकर r+l तक इंटीग्रेट कर दें, q बटा 4πε0l और इसका 1/x² का हो गया -1/x, कहां से कहां तक चला गया, r से लेकर r+l तक चला गया। इंटीग्रेट किए 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। अब देखो इंटीग्रेशन इतने बार पढ़ा चुका शुरू से आज तक, आप अब 12th में हो तो कह रहा इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। और वही बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं कि इंटीग्रेशन करने पे एक पावर बढ़ जाता है और जो पावर आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। F इक्वल टू कितना आ गया निकल कर, q बटा 4πε0l -1/r+l प्लस 1/r, ऐसे लिखे। और अगर इंटीग्रेट कर देते तो कितना आ जाता, यहाँ से इसको एज ए रिजल्ट हम लोग रख लिए, यार तो ऊपर वाला था यहाँ पर, तो यहाँ रखें या एक स्टेप और कैलकुलेशन कर दें तो ये कट के आ जाएगा। F इक्वल टू q बटा 4πε0 और नीचे r इंटू r+l, और ऊपर में कर और कुछ नहीं आएगा, इतने आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, रड हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, तो उन सारे केस में हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करके निकालेंगे। और उस समय डायरेक्ट नहीं लगा सकते कूलम्स लॉ, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल फेल कर गया, लगाएंगे कूलम्स लॉ, लेकिन पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे उस बॉडी पर, उससे एक और चार्ज जो दिया हुआ है उन दोनों के बीच कूलम्स लॉ लगाएंगे और वो कूलम्स लॉ को प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे, इस तरह से वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे भी सीखे। और इस केस में फोर्स का डायरेक्शन है दोनों बॉडी को मिलाने वाले जो लाइन होगा दोनों बॉडी का, उस लाइन के अलोंग रहेगा। कूलम्स लॉ को न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से पहले इतना और एनालिसिस हम लोग किए कूलम्स लॉ सीखने के बाद। अब इसके बाद कूलम्स लॉ का अप्लाई करके न्यूमेरिकल बनाने की बारी है, और सो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जो समस्या हो वो भी बताइए, और जो अच्छा लगे वो भी डिस्कस करिए, सारा चीज बताते रहिए।